की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लालड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी, आप स्टार्ट करके सोनू को दें। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमारी शोभा चल रही है मानिक पहाड़। अभी तक शोभा हमने देखी कि रंग महल के दक्षिण दिशा में ओचकोसर, आगे 24 हांस का माहौल, जवेरों की नहरें पार करते ही अपने मानिक पहाड़ की सुंदर शोभा। भोंबर ऊंचे चबूतरे पर 12,000 भोम ऊंचा शोभायमान। इनकी सुंदर शोभा को देखा। आज चांदनी की सैर सोनिया जुनेजा ऑस्ट्रेलिया से कराएंगी। सोनिया जो हमारे बीच में सोनू आज हमें मानिक पहाड़ की चांदनी पर मिलकर हम सब चलेंगे। मानिक पहाड़ के अंदर महलों से और अंदर मंदिरों से, कोठरियों से, सब सब जगह से हमें सीढ़ियां मिल जाएंगी। सब सुंदर साथ मिलकर दौड़कर हम चांदनी पर पहुंचते हैं। हमें सोनू आज यहाँ की सैर कराएगी राजी महाराज के साथ मिलकर। अब हम चलते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सबसे पहले धनी जी का शुक्रिया, मेरे सतगुरु महाराज का शुक्रिया। चर्चनी चर्चा चितवन, उनके थ्रू हमें राजी महाराज की याद कराने के लिए, पल पल उनको दिल में बसाने के लिए जो सुंदर साथ इतनी सेवा कर रहे हैं, उन सब सुंदर साथ का शुक्रिया। और जिन्होंने ये सेवा करने का मौका दिया, अंदर दिल में उपजाया, उन सब सुंदर साथ का शुक्रिया। और अंगना जिसने ये नक्शे मुझे मर्ज करके दिए, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी सहायता से थोड़ा सा आपके चरणों में पेश कर पाऊंगी मैं कुछ अपने दिल के भाव, जो थोड़ा बहुत अभी तक मीनू दीदी से और सबसे सीखा है, वो आपके सामने आज कुछ थोड़ा सा बता पाऊंगी। हाँ जी, स्क्रीन ठीक आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है सोनू। हाँ जी। आप अच्छे से करा के बीच बीच में क्वेश्चन भी सुंदर साथ हैं, आप ले सकते हो। सबसे नीचे ऊपर की सेवा जो भी दिल में आए खुल के अपने बेझिझक होके सब करेंगे। हाँ स्क्रीन तुम्हारी सोनू चली गई है, कोई बात नहीं। एक मिनट। तो आइए सुंदर साथ जी, आज हम चलते हैं मानिक पहाड़ की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा मानिक पहाड़ लाल रंग, सुर्ख लाल रंग में इतना सुंदर दिखाई देता है कि उसकी आभा
जब सखियों के चेहरे पर, श्यामा जी के चेहरे पर, राज्जी महाराज के चेहरे पर पड़ती है तो उनका जो गुलाबी रंग है वो गुलाब के फूल जैसा लाल गुलाबी हो जाता है। और मानिक पहाड़ ऐसे लगता है जैसे एक नई दुल्हन लाल चुनरिया ओढ़कर अपने प्रियतम का इंतजार कर रही हो और अपने प्रियतम से वो लाड लेने के लिए तड़प रही हो। तो जब सखियां और राज्जी महाराज मानिक पहाड़ के उस चबूतरे पर पहुंचते हैं जो भूम भर ऊंचा चबूतरा है, तो राज्जी का मुखार बिंद जो गौर वर्ण है वो इतना सुशोभित हो जाता है, इतना सुंदर हो जाता है कि सखियां भी हैरान रह जाती हैं कि मानिक पहाड़ की आभा राज्जी से है या राज्जी की आभा मानिक पहाड़ से है। तो आइए आज हम सब मिलकर उस मानिक पहाड़ की चांदनी का आनंद लेंगे। तो सबसे पहले हम खड़ा दृश्य देखते हैं, मानिक पहाड़ का खड़ा दृश्य। मानिक पहाड़ जो कि 16 लाख कोस लंबा और 16 लाख कोस चौड़े चबूतरे पर खड़ा है। 2 करोड़ 36.5 लाख की जगह लिए हुए दो महानद के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच ये चबूतरा खड़ा हुआ है जो कि 16 लाख कोस लंबा, लंबा और चौड़ा वृत्त में हम कहते नहीं है, वृत्त में हम कहते हैं कि उसका व्यास जो है 16 लाख कोस का आया है। और 48 लाख की ग्रिड लिए हुए ये चबूतरा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और जैसे ही हम भूम भर सीढ़ियां उस पर चढ़ते हैं तो बाहर की 400 कोस की रौस को छोड़कर उसके बाद हमने प्रथम भूम को किरण दीदी और मीनू दीदी से बहुत ही प्यार से आप सब सुंदर साथ समझ रहे हैं, पहली बार समझने का प्रयास, अति सुंदर। जबकि मानिक पहाड़ की शोभा बहुत विशाल, बहुत सुंदर है। कहने को 12,000, 14 करोड़ 40 लाख गिनतियां लगती हैं पर बेशुमार ल्याए शुमार में। तो आइए आज हम उस बेशुमार का शुमार में कैसे शोभा आती है उसका हम आनंद लेते हैं। तो हम साइड बाय साइड सुंदर साथ जी प्रथम भूम की शोभा जो हम पिछले हफ्ते समझ चुके हैं उसके साथ साथ हम चांदनी की शोभा को भी समझेंगे। तो सबसे पहले प्रथम भूम में बिल्कुल मध्य में हमारे पास कौन सा चबूतरा था? बिल्कुल मध्य का जो भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा था उसको हिंडोलों वाला चबूतरा के नाम से मैंने याद किया था। तो ये है हमारे पास बिल्कुल मध्य में, ये गोल गोल ये हिंडोले हमें लगे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये था भूम भर ऊंचा चबूतरा बिल्कुल बीच में, और उसके साइड्स में बिल्कुल बॉर्डर पे हमारे पास 12,000 थंब लगे हुए थे, 12,000 थंबों की एक हार, क्योंकि ये एक 12,000 हांस का चबूतरा है। तो 12,000 थंबों की एक हार, उसके बाद बहुत ही सुशोभित हो रही बैठक बहुत प्यारी, उसके बाद ये बगीचों की एक हार, और फिर ये बीच में पानी का स्तून। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये 12,000 थंब जिसमें जो कि 11,980 भूम सीधे ऊपर गए हैं और फिर 11,980 भूम पर जाकर उन पर छत पड़ी है, और उनमें जो मेहराबें बनी हैं उनमें 11,980 भूम के हिंडोले लटक रहे हैं। इतने महाबिलंद, इतने सुंदर हिंडोले। महाराज जी ने लिखा हुआ है कि जब वो रूहें हिंडोलों पर बैठती हैं तो इतनी जोर से वो हिंडोला लेती हैं कि उनकी पेट में गुदगुदी होने लगती है। इतना बड़ा हिंडोला, सोचिए यदि हम उस पर बैठेंगे तो कितना आनंद आता होगा। उसके बाद हम एक एक स्टेप से समझेंगे। ये जो हिंडोलों के बाद हमारे पास बैठक आई है उसके स्थान पर ये देखिए, ये चांदनी की शोभा, ये भी सेम टू सेम, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये चबूतरा भी एक भूम ऊपर उठा हुआ चबूतरा, और उसके ऊपर बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पर भी यहाँ बैठक दिखाई दे रही है हमको। ये यहाँ पर हमें टापू महल
बने हुए हैं सेम चबूतरे के ऊपर, भोम भर ऊंचे चबूतरे के ऊपर जब हम चांदनी पर जाते हैं तो ये टापू महल का चबूतरा हमें दिखाई देता है, भोम भर उठा हुआ। तो यहाँ पर जो बैठक आई थी नीचे, उसके स्थान पर यहाँ टापू महल बन गए हुए हैं। और इसकी शोभा हम बड़े विस्तार से अभी समझेंगे। अभी मोटे तौर पर हम फटाफट देखते हैं कि प्रथम भोम में क्या आया था और चांदनी में उस जगह पर क्या आया है। तो नीचे ये भोम भर का मध्य का चबूतरा हिंडोलों वाला, और उसके ऊपर ये टापू महल शोभायमान हो रहे हैं। अब उसके बाद ये बगीचों की हार आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये बगीचों की हार, और उसके ऊपर ये ताल की शोभा आई है, बहुत सुंदर ताल। और उसके बाद बगीचे जो है वो डिवाइडर का काम करते हैं। तो एक हमारा बीच में चबूतरा आया, फिर बगीचे आए जो कि नीचे आएंगे, फिर एक चबूतरा आएगा, उसके ऊपर कोई शोभा आएगी, फिर से बगीचे आएंगे। तो बगीचे एक डिवाइडर का शोभाओं में काम करते हैं। तो ये जो बगीचे आए थे उसकी जगह पर ये ताल आया था। फिर उसके बाद फिर से एक भोम भर का चबूतरा उठा, उस पर ये माणिक मोहलों की शोभा आई थी, जो हमने प्रथम भोम में समझी थी। तो चांदनी पर सेम टू सेम उतनी ही जगह लेकर फिर से ये भोम भर का ऊंचा चबूतरा उठा, और उस पर हमारे पास दहलान आई है। उस दहलान की शोभा को हम बहुत प्यार से अभी पेशेंस से समझेंगे। और उसके बाद देखिए फिर से ये बगीचों की हार दिखाई दे रही है, जो कि लास्ट अंदर से चले तो पहली चबूतरे के ऊपर, फिर ये दूसरी वाली, और अब ये तीसरी बगीचों की हार। तो ये तीसरी बगीचों के हार के स्थान पर ये बगीचों की हार ही आई है, सेम टू सेम, कोई शोभा चेंज नहीं हुई है यहाँ पे। और ये देखिए ये गोल और चौरस हवेलियां जो हमने समझी थी, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें ऑल्टरनेटिवली आई हैं, एक गोल एक चौरस, एक गोल एक चौरस। और यदि हम ये मुख्य दरवाजे से प्रवेश करते हैं तो पहले चौरस हवेली आती है। यदि हम गुर्ज से प्रवेश करते हैं तो पहले कुंड दिखाई देता है। और यदि हम छोटे दरवाजों से प्रवेश करते हैं तो गोल चौरस ऐसे ऑल्टरनेटिवली आती हैं। तो इन गोल और चौरस हवेलियों के स्थान पर ऊपर, बिल्कुल इनके ऊपर चांदनी पर हमें बगीचे मिलते हैं, बिल्कुल सेम जगह लिए हुए। जैसे कि हवेली 300 कोस की आई थी, वैसे ही चौरस बगीचे, गोल बगीचे नहीं आए हैं ऊपर, सारे चौरस बगीचे वो भी एग्जैक्टली सेम जगह लिए हुए 300 कोस के लंबे और चौड़े आए हैं। और यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी, जो यहाँ पर हमें त्रिपोलिया मिले थे आड़े और खड़े, ये त्रिपोलिया जाते हुए और ये सीधे त्रिपोलिया जाते हुए, ये गोल नहीं फिरे थे। ये मुझे बाद में समझ आया, पहले मैं सोचती थी कि यहाँ पर गोल क्यों नहीं फिरे हैं, पर ऊपर जाकर इन्होंने नहरों का रूप लेना था। तो ये नहरें सीधी सीधी ऐसे, और ये आड़ी नहरें ऐसे। तो सीधी और खड़ी, आड़ी और खड़ी नहरें इन त्रिपोलिया के स्थान पर बिल्कुल चांदनी पर आई हैं। और ये जो कुंड थे ना सुंदर साथ जी, जहां भी 4 हवेलियों के कोने यहाँ पे मिलते थे, हालांकि गोल हवेली का कोना नहीं होता, पर 4 हवेलियों के बिल्कुल मध्य में हमें कुंड मिलता था। तो ऊपर भी 4 बगीचों के बिल्कुल मध्य में, यहाँ पे जहां पे 4 बगीचे मिलेंगे वहां पे कुंड की शोभा सेम टू सेम। तो सेम शोभाएं यहाँ पर कौन सी आई, कुंड बिल्कुल एक जैसे आए हैं, सिर्फ हवेलियों के स्थान पर यहाँ बगीचे आए हैं, और त्रिपोलिया जहां नीचे आए थे उसके स्थान पर ऊपर नहरों ने उनकी जगह ले ली है। उसके बाद ये हमने बगीचों की हार देखी, वो भी बिल्कुल सेम आई है ऊपर। तो ये शोभाएं जो हैं, ये शोभाएं जो हैं वो बिल्कुल सेम है। उसके बाद फिर भोम भर का ऊंचा चबूतरा उठा, तो ये बिल्कुल सेम है, ऊपर भी भूम भर का ऊंचा चबूतरा उठा। यहाँ पर माणिक महल आए थे नीचे, तो ऊपर हमारे पास दहलाने आई हैं। फिर से अंदर जो थी वो बगीचों की हार थी, जिसके स्थान पर ताल आया है। और फिर हमारा हिंडोलों वाला चबूतरा, उसके स्थान पर हमारे पास ऊपर टापू महल आए हैं। तो आइए अब हम एक एक करके इन शोभा को विस्तार से समझते हैं। पहले हम इसको खड़े नक्शे से भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए,
खड़े नक्शे से 3D एनिमेशन से सुंदर साथ के मन में शोभा और खड़ी हो जाती है और कई बार अच्छे से समझ में आती है। तो ये देखिए, ये बीच का ये जो चबूतरा दिखाई दे रहा है ना, ये हिंडोलों वाला सोनू, चबूतरा जिसमें सोनू, पानी का नक्शा स्तून आया मैं नहीं ऊपर है। भूल गई थी। सोनू, हाँ जी। स्क्रीन शेयर दूसरी हुई नहीं है अभी, खाली महाराज जी ये के दर्शन नक्शा आ दिख गया रहे हैं। मीनू जी। अच्छा, वो शायद नेट थोड़ा स्लो होगा। ये नक्शा आ गया। ओके, मेरा स्लो है। ओके, अब आया। हाँ, ठीक है। हाँ जी। तो ये देखिए, ये है हमारा हिंडोलों वाला चबूतरा, उसके अंदर ये रही बैठक, और फिर ये बगीचे, और ये पानी का स्तून ऊपर जाता हुआ। देखिए, खड़े नक्शे से एक शोभा मैं जो वहां से कहनी भूल गई थी, स्तून में से जो पिचकारियां निकलती हैं वो हिंडोले लेते हुए ऐसे भिगो कर चली जाती हैं कि मन पिया पिया में रम जाता है। इतनी सुंदर पिचकारियां, आप सोचिए, हिंडोले लेते हुए वो भीनी भीनी पानी की इश्कमयी बूंदें यदि आपके ऊपर पड़ रही हो तो उस आनंद का पारावार नहीं रहता होगा। तो ये स्तून, बगीचे और बैठक और फिर हिंडोले। तो ऊपर ये देखिए, खड़े नक्शे से उस स्थान पर यहाँ पर टापू महल आ गया है, और फिर उसके बाद ये बागीचों की हार जो बीच में दिखाई दे रही है ना, ये बागीचों के हार के स्थान पर यहाँ पे ताल आया है चांदनी पे। और प्रथम भोम में ये भोम भर ऊंचे चबूतरे पर माणिक महल आए थे, जो आपने बहुत प्यार से समझे थे कि उनमें कितने झरोखे और कितने दरवाजे आए थे, वो भी हम अभी देखेंगे। तो उन माणिक महलों के स्थान पर ये देखिए, ये दहलान आ रही है, बहुत प्यारी, कितने भूमों की आई है, विस्तार से हम अभी समझेंगे। उसके बाद ये फाइनल बगीचों की हार, हवेलियों के बाद वाली। तो ये बगीचों की हार बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, कुछ भी याद नहीं करना है, ये बगीचों की हार वैसी की वैसी ही ऊपर भी आई है। फिर ये हवेलियां जो दिखाई दे रही हैं, ये सारी घूमकर 12,000 की 12,000 हारें। तो 12,000 की एक हार होती है तो 12,000 हवेलियां, 12,000 की दो हारें होती हैं। पहले लगता था 14,40,00,000 बनी कैसे। 12,000 की दो हारें होती हैं तो 12,000 गुना 2 मतलब 24,000 हवेलियां, तीन होती हैं तो 36,000। तो 12,000 की 12,000 हारें हो तो 12,000 को 12,000 से गुना कीजिए तो वो 14,36,00,000 बन जाते हैं। तो ये जो हवेलियां हैं उनके स्थान पर उतने ही बगीचे ऊपर आ जाएंगे। नीचे देखिए, यहाँ पर त्रिपोलिया थे जो इस नक्शे में हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऊपर यहाँ पर देखिए, ये ऐसे भी आए थे और इस तरफ से भी घेर कर आए थे। तो ऊपर भी ऐसे नहरें आएंगी, इस तरह से भी और इस तरह से घूमकर भी आएंगी। त्रिपोलियों के स्थान पर नहरें, और जहां पर ये चार हवेलियां यहाँ पे मिलती थी तो यहाँ पर हमारे पास कुंड आए थे। तो ऊपर भी उसी स्थान पर जहां चार बगीचे मिलेंगे वहां हमें हर जगह ये कुंड दिखाई देंगे। तो ये प्रथम भूम की शोभा लेफ्ट की तरफ हमेशा, और राइट की तरफ हम चांदनी को साथ साथ कंपेयर करते चलेंगे। तो आइए अब हम पहली चीज से शुरू करते हैं, बिल्कुल मध्य में से, जो भोम भर ऊंचा यहाँ पर चबूतरा उठा है। तो ये भोम भर ऊंचे चबूतरे पर सबसे पहले वो हिंडोले तो लगे हुए थे, उसके बाद ये देखिए, ये प्यारी सी बैठक जहां सिंहासन कुर्सियां सब लगी होती हैं, तो उसी के स्थान पर ये ऊपर ये देखिए, ये जो ताल से पहले, ब्लू से पहले, ये जो यहाँ से येलो स्टार्ट हो रहा है ना, वहां पे ये टापू महल आए हैं। तो ये टापू महल, इनकी शोभा कैसे है, नीचे तो थी ये बैठक, उसके बाद बगीचे, और उसके बाद पानी का स्तून। तो ऊपर सिर्फ बैठक की शोभा टापू महल के महलों ने ले ली है। तो ये महल कैसे आए हैं, सबसे पहले तो जैसे नीचे भोमभर का ऊंचा चबूतरा उठा था, चांदनी पर भी बिल्कुल सेम वैसे ही भोमभर का ऊंचा चबूतरा उठा। उसके बाद हम बाहर रौंस की जगह हमेशा छोड़ते हैं, तो ये रौंस 400 कोस की रौंस की जगह छोड़ी। उसके बाद इसमें ये चार मुख्य दरवाजे, ये जो पिंक कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये चार मुख्य दरवाजे मिले, बड़े दरवाजे जिनको बोलते हैं। उसके बाद ये जो महल है ना, 12,000 महलों की एक हार,
क्योंकि ये चबूतरे ने भी सेम जगह ली है 12,000 हांस का। तो ये जो महलों की शोभा है, ये आप रंग महल के जो मंदिर की शोभा को याद कीजिए, उनमें भी बाहर 2 दरवाजे और एक झरोखा, और अंदर की तरफ एक दरवाजा, और साइडों में पाखे की दीवार में एक एक दरवाजा था। यानी 5 दरवाजे और एक झरोखे की शोभा आई है। तो कहने के तो 5 पर गिनती के 4 दरवाजे और एक झरोखे की शोभा, क्योंकि ये दरवाजा दोनों का कॉमन है तो दोनों तरफ जवाब देता है। तो इस तरह सटे हुए बिल्कुल एक दूसरे से ये महल आए हैं। और उसके बाद ये एक थंबों की हार और 2 गली, एक थंबों की हार के आसपास हमेशा 2 गलियां ही बनती हैं। तो एक महलों की हार, फिर उसके बाद एक थंबों की हार और 2 गली, और फिर बगीचे बिल्कुल नीचे जैसे ही बगीचों की हार, और फिर उसके बाद पानी का स्तून आया है। बगीचे हमेशा 3 सीढ़ी नीचे होते हैं, तो बगीचों में जाने के लिए हमें यहाँ सीढ़ियां भी मिलती हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ शोभा बदली कौन सी है। तो यहाँ पे पानी का स्तून था, यहाँ भी ऊपर भी पानी का स्तून है। प्रथम भोम में ये बगीचों की हार थी, चांदनी पर भी बगीचों की हार है। उसके बाद यहाँ बैठक आई थी, बस वो बैठक की शोभा यहाँ पर बदलकर यहाँ मोहल्लों की एक हार और एक थंब और 2 गलियां आई हैं। बस इतनी सी शोभा बदली है। पर आप ये प्रथम भोम की शोभा भूलिएगा मत, क्योंकि टापू महल की चांदनी पर हमें फिर से इसकी तरफ देखना है, क्योंकि सेम शोभा टापू महल की चांदनी पर फिर से रिपीट होगी। और आइए अब हम इसको खड़े नक्शे से, एनिमेशन से भी एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये पानी का स्तून और ये बगीचे उसके आसपास, और उसके आसपास ये बैठक की बहुत सुंदर शोभा, और ये आपको हिंडोले भी बहुत प्यारे दिखाई दे रहे हैं। और इधर टापू महल हैं जो बाहर से ही दिखाए गए हैं, तो इनके दरवाजे, इनके झरोखे हम देख सकते हैं। और यहाँ पर टापू महल के चबूतरे पर, जो नीचे यहाँ भूम भर का ऊंचा आया था ना, उसमें 3-3 सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं। 3-3 सीढ़ियां यहाँ से हर हांस से जल चबूतरे पर उतरी हैं। तो 12,000 हांस हैं, तो 12,000 ही सीढ़ियां 3-3 जल चबूतरे पर उतरी, और उसके बाद पूरी जल की जमीन तक जाती हुई गोल सीढ़ियां उतरी हैं यहाँ से टापू महल के चबूतरे से। और हम इधर वाली की भी बात अभी करेंगे। और इन झरोखों पर इतनी प्यारी शोभा, आप सोचिए एक ही हार में नीचे की 12,000 झरोखे आ गए होंगे। तो ऊपर तक टापू महल जो है वो 20 भूम 21वीं चांदनी का है। तो कितने सारे प्यारे प्यारे झरोखे, और उन झरोखों में यदि आप बैठिए तो कितनी मंद मंद हवा चलती होगी। यहाँ के इस संसार में यदि आप थोड़े से फ्लोर ऊपर चले जाओ तो कितनी सुंदर पवन चलती हुई कितनी बढ़िया लगती है। और आसपास यदि इतने बगीचे हों तो वो हवा भी कितनी सुगंधित आती होगी। और परम धाम तो पूरा सुगंधि से भरपूर है। और माणिक पहाड़ की सुगंधि तो बहुत ही विशेष है, क्योंकि इसमें बगीचों की संख्या इतनी ज्यादा है कि पिया ने इसको अपनी सुगंधि से महक महक महका रखा है। तो इन झरोखों में बैठकर उस सुगंधि का, उस प्रेम का, उस लीला का अनुभव जरूर कीजिए। उस ताल को देखिए, कितना प्यारा दिखाई देता होगा जब उस आसमान का कलर उसमें ब्लू दिखाई देता होगा, पूरा माणिक पहाड़ लाल, और वो बीच में नीला रंग गगन का कितना प्यारा दिखाई देता होगा। आइए अब हम चलते हैं टापू महल की चांदनी पर। तो टापू महल जैसे कि अभी बताया 20 भूम 21वीं चांदनी का है। तो वो 20 भूम बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे टापू महल की पहली भूम आई है ना, वैसे 20 भूम उसके ऊपर बिल्कुल वैसे ही चलती जा रही है। तो आइए अब हम चांदनी पर पहुंचते हैं। तो चांदनी की शोभा महाराज जी के नक्शे से बहुत प्यार से, और ये 3D से भी हम देखते हैं। तो चांदनी पर ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बैठक आई है, बाहर की तरफ ये बैठक आई है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी बैठक यहाँ पर शोभायमान हो रही है।
और उसके बाद ये बगीचों की हार, बगीचों में उतरने के लिए सीढ़ियां, और उसके बाद ये जो नीचे बस एक ही शोभा बदली है, जो जल का स्तून आया था वो जल यहाँ पर आकर वो स्तून खुल गया है और उसने कुंड का रूप ले लिया है। और यहाँ पर पहली बार आकर वो स्तून खुला है, तो वो कितनी प्यारी उसकी शोभा होगी। 12,020 भौम से चला आ रहा, एक्चुअली 12,022 भौम है उसकी, क्योंकि 12,020 तो ये हुई मानिक पहाड़ की और टापू महल की मिला के। एक चबूतरा भौम भर वैसे नीचे से ही उठा था, और एक चबूतरा हमारा मानिक पहाड़ जो है वो भी एक चबूतरे पे था, भौम भर ऊंचे चबूतरे पे। तो 12,022 भौम ऊपर इस टाइम हम खड़े हैं, और वो स्तून पहली बार यहाँ पर आकर उसने हमें दर्शन दिए। उस जल ने इतनी प्यारी शोभा उसकी दिखाई दे रही है चांदनी की, ये देखिए। और जहां पर भी कुंड होता है, ताल होता है, वो वहां उस जल चबूतरे पर उतरने के लिए हमें सीढ़ियां जरूर मिलती हैं, ताकि हम उस जल की लीला में विहार कर सकें, अपने पिया संग वहां पर बहुत आनंद ले सकें। तो ये देखिए प्यारी बैठक, और इसमें अति सुंदर गिलम, अति कोमल और सिंहासन, बहुत सुंदर कुर्सियां, बगीचों में अनेक रंगों के फूल, जितने आप चांदनी पर सोच सकते हो उतने फूल यहाँ पर। और साइड्स में यहाँ पे कठेड़ा लगा हुआ है टापू महल की चांदनी में, और सुंदर कांगरी की शोभा भी है। तो इतनी ऊंचाई पर आकर जब पिया और सखियां एक साथ यहाँ विहार करते होंगे, यहाँ रमण करते हैं, तो ये नहरें इतनी झूम के नाचने लगती हैं कि वो खुद ब खुद पिया पर और सखियों पर अपना पानी बरसाने लगती हैं। फूल महकने लगते हैं, और जितने पहले महक रहे थे, पिया और सखियों के आने के बाद उनकी सुगंधी और बढ़ जाती है, और खुद आकर वो सखियों के सामने अपनी सुगंधी का इजहार करते हैं। तो सोचिए कितना प्यारा वो मंजर होता होगा जब पिया जी और सखियां यहाँ पर फूलों को रिझाते होंगे, और फूल पिया को रिझाते होंगे, और हम सबको रिझाते होंगे। तो आइए अब हम चलते हैं टापू महल की चांदनी से नीचे। ये अनदर व्यू देखिए, टापू महल की चांदनी का कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। आसपास कठेड़ा, और नीचे ये टापू महल देखिए, कितने प्यारे यहाँ झरोखे होंगे, और कितने सुंदर यहाँ दरवाजे आए होंगे, अति सुंदर शोभा। और नीचे ये नहरें चलती हुई, ये बागीचों की ग्रीनरी, हरियाली कितनी प्यारी लगती होगी। अब हम चलते हैं अगली शोभा पर। तो ये हिंडोलों वाला चबूतरा सुंदर साथ को आशा है कि समझ आ गया होगा। तो उसपे सबसे पहले हिंडोले थे, बैठक थी, उसके बाद बगीचे, और फिर पानी का स्तून। तो सब कुछ सेम टू सेम था, पानी का स्तून, बगीचे, और सिर्फ बैठक की जगह पर हमारे पास महलों की हार और एक थंबों की हार, 2 गली आई थी। अब उसके बाद देखिए ये बगीचों की हार, जो कि 2 चबूतरों को बीच में डिवाइड कर रही है। तो ये बगीचों की हार अति सुंदर, जो प्रथम भूमि में आई थी, उसकी जगह पर यहाँ पर बहुत ही सुंदर ताल आया है। तो ये ताल का जल आया कहाँ से है, ये हम एक बार ऊपर देखते हैं। ये देखिए, ये जो टापू महल की चांदनी पे कुंड खुला था ना, उस कुंड से ये पानी अंडरग्राउंड नीचे होते हुए ये ताल में आ जाता है। अभी हम जल की लीला को बहुत अच्छे से समझेंगे, पर वहां से ये पानी इस ताल में आ जाता है। और इस ताल की विशेषता क्या है, इस ताल में पानी जाली द्वारों के द्वारा इधर से आता है। तो ये जो टापू महल का चबूतरा था, ये जो हमने अभी अभी समझा था कि ये टापू महल से जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी हैं 3-3, और उसके बाद भौम भर की सीढ़ियां गोलाई में उतरी हैं। तो उसी में से हर हांस की संधि पर, यानी 12,000 हांसों की संधि संधि पर हमें जाली द्वार मिले हैं। तो उन जाली द्वारों के द्वारा जल यहाँ से इस ताल में आता है और इस ताल का रूप ले लेता है। तो चूंकि वो चबूतरा भी भौम भर गहरा है, तो ये जल भी भौम भर गहरा बिल्कुल। और इस तरफ जैसी शोभा आई है ना, ऐसी ही शोभा हमें इस तरफ मिलेगी, जिसे हम अभी समझेंगे। तो
हमने क्या समझा अभी, ये जो बीच वाली बगीचों की हार आई है ना, ये वाली बगीचों की हार, उसके स्थान पर ये ताल आया है, और ताल में जल जाली द्वारों के द्वारा आ रहा है। टापू महल के चबूतरे में जो जाली द्वार हर हांस की संधि पर आए हैं, तो चबूतरे के पिठोर में एक तो जाली द्वार आए हैं, उनके द्वारा जल आता है, एक उसमें 3-3 सीढ़ियां उतरी, और एक भूम भर की गहरी जल की जमीन तक जाती हुई सीढ़ियां उतरी उस चबूतरे के अंडरग्राउंड और पिठोर में। तो अब हम इसको खड़े नक्शे से भी एक बार देखते हैं। ये देखिए, ये स्तून, इसको हम अपने मन में दोहराते चलेंगे। पहले हिंडोलों वाला चबूतरा, उस पे स्तून था, और बाद में बगीचे, और फिर उसके साथ बैठक थी, तो उन सब के स्थान पर यहाँ टापू महल आए थे। अब ये सेकंड वाली, ये जो बगीचों की हार थी, उसके स्थान पर ये देखिए, ये जल का ताल आया। तो ये जो स्तून यहाँ पे था ना सुंदर साथ जी, जो यहाँ खुला था, वो सारे महलों को इधर से पानी देते हुए, जल देते हुए, इस यहाँ से जाली द्वारों के द्वारा इस ताल में जल आ जाता है। और अब हम समझेंगे प्रथम भूम में इस बगीचों की हार के बाद ये शोभा आई थी। मुझे आशा है कि सुंदर साथ को याद होगा कि ये शोभा कौन सी थी। तो ये शोभा माणिक महलों की शोभा थी। माणिक महल एक भूम ऊंचे चबूतरे पर आए थे, और उसकी शोभा, ये देखिए, भीतर की तरफ 2 दरवाजे और एक झरोखा आया था, और बाहर की तरफ भी 2 दरवाजे और एक झरोखा आया था। अब इसका भी एक स्पेशल रीजन है कि अंदर की तरफ भी झरोखा और बाहर की तरफ भी झरोखा, ये तो बहुत विशेष शोभा है। ऐसी शोभा यहाँ पर क्यों आई? तो क्योंकि इसके अंदर भी देखिए बगीचों की बहुत सुंदर शोभा और हिंडोलों की बहुत सुंदर शोभा, तो उनको देखने के लिए यहाँ पे झरोखों की शोभा आई। और बाहर बाहर तो इतनी हवेलियां हैं कि उनकी शोभा देख देख कर कभी मन ही नहीं भरेगा, तो इसके बाहर भी झरोखे आए थे। तो इन माणिक महलों की जगह पर ऊपर ऊपर चांदनी पर, ये देखिए, ये दहलान आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो 4 गोले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, वो दहलान की शोभा। तो ये दहलान कैसे आई है? ये जैसे माणिक महल नीचे भूम भर चबूतरे पर आए थे, यहाँ भी ऐसे ताल के बाद, क्योंकि ताल का जल तो एक भूम गहरा है, तो ये चबूतरा भी भूम भर ऊंचा हो गया। तो ये भूम भर ऊंचे चबूतरे पर गोलाई में, ये देखिए, पहली हार, फिर दूसरी, फिर तीसरी थंबों की हार, और फिर चौथी थंबों की हार, और उन चारों पर ऐसे ही उनको छत भी बना दी गई। तो जहां पर भी 4 थंब की हार होती है, उनके बीच में 3 गलियां बनती हैं, तो इन 3 गलियों को हम यहाँ पर दहलानों का नाम देते हैं। तो यहाँ पर 4 थंबों की हार में 3 दहलाने आई हैं, और उन दहलानों पर इतनी सुंदर शोभा, इतने कोमल दहलाने कि उन पर आपका दौड़ने का भी मन करेगा, खेलने का भी मन करेगा। पिकनिक मनाइए, पिया जी के साथ घूमिए, जो लीला आपका दिल चाहे वो आप अपने धनी के साथ कीजिए, अपनी सखियों के साथ दौड़ कूद भाग, जो आपके दिल में आए वैसी लीला हम यहाँ कर सकते हैं। तो ये दहलाने 4 थंबों की हार, और उसके अंदर 3 दहलाने। अब यदि 3 दहलाने हैं, तो ये देखिए, यदि 3 दहलानों में से हम समझें कि दाएं की दहलान, फिर बाएं की दहलान और बीच की दहलान, दाएं बाएं और बीच में एक दहलान। अब दाएं दहलान जो है वो भी एक भूम की है, बाएं की दहलान भी एक भूम की है, पर जो बीच वाले 2 थंब है ना, उनको 2 भूम का बना दिया। मतलब बीच वाले 2 थंबों को फिर से ऊपर खड़ा किया, तो एक और दहलान बन गई। तो दाएं की दहलान एक भूम की, बाएं की एक भूम की, और बीच की दहलान 2 भूम ऊपर गई है छत पड़ के। तो हम इसको पूरे को बोलते हैं कि हमारी दहलान जो है वो 2 भूम तीसरी चांदनी की आई है। तो नीचे जहां पर माणिक महलों की शोभा आई थी, वहां बिल्कुल ऊपर हमारे पास 2 भूम तीसरी चांदनी की ये बहुत सुंदर दहलान की शोभा आई है। इसको खड़े नक्शे से एक बार देखते हैं। ये देखिए, ये माणिक महलों की शोभा आपको दिखाई दे रही है।
ये मानिक महल के स्थान पर चांदनी पर ये देखिए दहलान की अति सुंदर शोभा। और यहाँ पर आपको 2 भोम भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये 4 खंभों पर खड़ी हुई दहलाने, इसमें आपको 3 दहलाने, ये मैरून, ऑरेंज और ये मैरून कलर की 3 दहलाने दिखाई दे रही हैं। पर इसके ऊपर सिर्फ बीच वाली दहलान ऊपर गई है, जो कि ये रेड कलर में दिखाई दे रही है। देखिए कितनी सुंदर शोभा, जिसको देखते मन नहीं भरता तो उसमें रमण करते मन कैसे भरता होगा। और अब एक बहुत अ, अब एक ये देखिए यहाँ पर मानिक महल जहां पर आए थे उसके बाद एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही विशेष शोभा आई थी यहाँ पे। क्योंकि वो भोम भर का ऊंचा चबूतरा है तो सीढ़ियां तो जरूर उतरेंगी ही भोम भर से, और उसके साथ ये कुंड की विशेष शोभा आई थी। पहले जब प्रथम भोम समझ रही थी मैं, तो मुझे लगा कि कुंड तो पहले ही खत्म हो गए थे, ये कुंड यहाँ पर विशेष क्यों आए हैं, इनकी यहाँ पर क्या शोभा थी, क्या यहाँ पे इनकी इम्पोर्टेंस थी। तो जब ये चांदनी पर हमने कुंड समझे, ये देखिए ये भूम भर सीढ़ियां उतर रही हैं और साथ में ये कुंडों की विशेष और बहुत ही प्यारी शोभा। और जब हम ये चांदनी पर देखते हैं तो यहाँ पर भी ये सीढ़ियां उतरती हुई और साथ में ये कुंड सेम वैसे की वैसी ही सीढ़ियां और वैसे के वैसे ये कुंडों की शोभा। क्योंकि इन्हीं कुंडों में चादरों के द्वारा ये जल चादरों के रूप में गिरेगा। तो ये कुंड इसीलिए नीचे भी आए हैं क्योंकि वो जल नीचे की भूमि तक भी पूरा जाएगा। तो इन कुंडों की बहुत ही विशेष शोभा चांदनी समझने के बाद समझ में आई कि वो प्रथम भूमि में भी क्यों ये हार एक कुंडों की यहाँ पर बहुत ही विशेष रूप से आई थी। तो आइए इसको हम एक बार खड़े नक्शे 3D एनिमेशन से भी समझते हैं। तो ये प्रथम भूमि में ये देखिए ये मानिक महल का चबूतरा भोम भर ऊंचा, उससे ये भोम भर सीढ़ियां उतरती हुई, हर हांस में सीढ़ी उतरती हुई और हर हांस हांस की संधि पर ये कुंड। गुर्ज से जब हम अंदर आते हैं प्रथम भोम में तो गुर्ज से हमेशा अंदर कुंड मिलते हैं। क्योंकि बाहर हमने मंदिरी दीवार पर समझा था कि गुर्ज जो है वो हांस की संधि पर आए हैं। उन्होंने 50 कोस की जगह लेफ्ट वाले से ली है, 50 कोस की जगह राइट वाले से ली है। तो वो हर हांस की संधि पर आए हैं और उनके सामने हमेशा कुंड आया है। तो ये कुंड जहां भी आपको मिलेंगे ना वो हांस की संधि पर ही मिलेंगे। तो ये हर हांस की संधि पर ये कुंड और हर हांस के बीच में से ये सीढ़ियां उतरती हुई प्रथम भोम में। और यदि हम चांदनी पर देखें तो ये देखिए सीढ़ियों की दहलान के बाद वहां मानिक महल का चबूतरा कहेंगे, तो चांदनी पर इसको दहलान का चबूतरा कहेंगे। ये भोम भर की सीढ़ियां उतरती हुई और ये देखिए ये जो पहले वाले कुंड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, ये वही हैं जो प्रथम भोम में सीढ़ियों के पास हमने देखे थे। तो ये चादरों द्वारा उनमें जल गिरता हुआ भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए प्रथम भोम में ये बगीचों की फाइनल हार, बाहरी हार, एक तो बिल्कुल हिंडोले वाले चबूतरे पे आई थी और एक ये बीच में आई थी और एक ये फाइनल बाहरी हार बगीचों की। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी की ऐसी ही चांदनी पर भी ये जो आपको हार दिखाई दे रही है ना बगीचों की, ये वही हार है जो कि नीचे भी घूम कर आई हुई है। तो इसकी शोभा में कोई भी फर्क नहीं आया है। इसको खड़े नक्शे से भी देखिए, ये देखिए ये बगीचों की बाहरी हार हमें दिखाई दे रही है। जैसे ही सारी हवेलियां 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें खत्म होती हैं तो ये बगीचों की हार हमें दिखाई देती है। तो ये देखिए ये सीढ़ियों और पहले कुंडों के पास जो हमें बगीचों की हार दिखाई दे रही है, ये वही वाली बगीचों की हार है। तो बिल्कुल सेम शोभा ऊपर भी आई है। अब प्रथम भोम में जो हवेलियां आई थी गोल और चौरस हवेलियों की 12,000 की 12,000 हारें, उन हवेलियों के बिल्कुल ऊपर बगीचे आए हैं। तो नीचे गोल और चौरस आए थे पर बगीचे सारे चौकोर आए हैं। तो जितनी नीचे हवेलियां आई थी, जितना उन्होंने स्थान लिया था 300
कोस की लंबी चौड़ी, वैसे ही ऊपर बगीचों ने भी सेम टू सेम जगह ली है और 300 कोस के ही लंबे चौड़े वो भी हैं। तो ये देखिए, ये अगर हवेली 300 कोस की लंबी चौड़ी है तो ये त्रिपोलिया भी 300 कोस का ही होगा, क्योंकि वो हवेली के बिल्कुल इधर जा रहा है, देखियो बगल में। तो ऐसे ही ये अगर बगीचा 300 कोस का है तो ये जो नहर है ये भी 300 कोस ही आगे बढ़ेगी, 300 कोस की लंबी आएगी। यदि कुंड 33 कोस के आए हैं तो ऊपर भी कुंड 33 कोस के ही आएंगे, सेम टू सेम। और जहां पर ये देखिए, जहां त्रिपोलिये कटते थे वहां पर हमें कुंड मिलता था, तो ऊपर भी जहां भी ये नहरें आपस में कटेंगी, बीच में कुंड की बहुत ही प्यारी शोभा यहाँ पर हमें दिखाई देगी। ये खड़े नक्शे से भी हम देखते हैं तो ये देखिए, ये हवेलियां और यहाँ पर बहुत ही प्यारे, बहुत सुंदर बगीचे, इतने सुंदर कि उनकी शोभा को इन नक्शों में तो मसाला इतना दे करके समझाया गया है, पर उनकी शोभा को इनमें समाया नहीं जा सकता। तो आप इन दो को ही बहुत करके 14 करोड़ 40 लाख समझें, दो हारों को ही बहुत सुंदर शोभा ये बनाई। हाँ जी। और अब ये देखिए, ये बगीचों की हार, ये, और इसमें एक बहुत ही विशेष शोभा है कि जी, यहाँ पर महाराज जी ने दिखाया हुआ है बहुत ही प्यार से। ये देखिए, 4 ताली के हिंडोले। तो ये हिंडोले कैसे आए हैं, इधर भी ये देखिए, ये 4 ताली के हिंडोलों की बहुत ही सुंदर शोभा महाराज जी ने बनाई है। ये देखिए, यहाँ से समझ में आएगा, ये जो नहर है ना, ये नहर सबसे पहले तो पहले कुंड में पानी चादरों के द्वारा गिरता है, उसके बाद सेम 300 कोस की नहर आगे चलती है, फिर कुंड की शोभा आती है, फिर नहर आगे चलती है, फिर कुंड की शोभा आती है, और ऐसे हम आगे जाते हैं। तो हर हर एक कुंड के कोनों में 4 थंब खड़े होते हैं। आपको ये कुंडों की शोभा प्रथम भूम में याद ही होगी कि कुंड जो हैं वो कमर भर गहरे हैं। इसी प्रकार ये चांदनी के कुंड भी कमर भर गहरे हैं, नहरें भी कमर भर गहरी हैं। कुंडों के चारों तरफ कमर भर ऊपर जो पाल आई है उसके ऊपर 4 थंब ऊपर उठते हैं, बिल्कुल भोम भर के थंब, भोम भर ऊंचे थंब उठते हैं। और उसके बाद उन्हीं में से ये देखिए, ये जो थंब उठते हैं ऊपर, और ऊपर ये चांदनी भी बना लेते हैं और आपस में मेहराबें बन जाती हैं, और उन मेहराबों में ये भोम भर ऊंचे हिंडोले भी लग जाते हैं। और इन हिंडोलों में जब हम हिंडोले लेते हैं तो आसपास इतने वृक्ष, इतने सुंदर सुंदर पेड़, इतने सुंदर बगीचे, और नीचे पानी चलता हुआ, ऊपर से पानी की बूंदियां गिरती हुई, इतना आनंद आता है कि इस आनंद का वर्णन केवल वही कर सकती है जिसने उस आनंद को लिया होगा। तो ये बिल्कुल शोभा जो है वो प्रथम भूम जैसी ही आई है, बस इसमें महाराज जी ने एक बहुत ही प्यारी शोभा का वर्णन किया है कि यहाँ पर जब ये पानी थंबों के द्वारा, क्योंकि ये थंब आप याद रखिए कि ये फील पाए भी हैं, इनमें पानी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ से जब पानी ऊपर जाता है ना, तो यहाँ पर चादरों के द्वारा वो कुंड के अंदर ही गिर जाता है। फिर से, ये देखने में बहुत छोटा कुंड लग रहा है, पर 33 कोस का लंबा चौड़ा वो चादरों के द्वारा ही चारों तरफ से अंदर गिरता है, और पास में हम हिंडोले लेते हुए वहां पर झूलते हैं तो बहुत आनंद आता है। ऐसे ही जैसे इन कुंडों के ये 4 थंब उठे, इन 4 थंबों ने अगले वाले कुंडों के थंबों से मिलान कर लिया और उनके ऊपर भी मेहराब बन गई। तो नहरों के ऊपर भी चांदनी बनी, उनकी भी मेहराब बन गई, उनमें भी झूले लग गए। और इधर भी ये देखिए, ये झूले और इधर ये हिंडोले, तो ये मिलकर 4 ताली के हिंडोलों की बहुत ही सुंदर शोभा यहाँ पर जो महाराज जी ने इन नक्शे में दिखाई हुई है। देखिए, ये 4 ताली पड़ती हुई हिंडोलों की बहुत ही प्यारी शोभा। इधर भी ये 4 ताली के हिंडोले दिखाए हुए हैं। हाँ जी। और ये
यहाँ पर वैसे तो वृक्षों ने भी चंद्रमा किया हुआ है, पर यहाँ पर वो शोभा भी दिखाई नहीं गई, ताकि हम अंदर की शोभा को, ये हिंडोले, कितने सारे हिंडोले और कितने सारे अंदर कुंड और नहरें, उनकी शोभा को देख लें। पर एक्चुअली में वहां पे जो ये बगीचे हैं ना, वो भी भूम भर ऊंचे उनके पेड़ हैं, उनके वृक्ष हैं, तो उन्होंने भी ऊपर चंद्रमा कर लिया है। तो ये सारी चांदनियां आपस में मिल गई हैं। तो ये चांदनियां मिलने से हम इन पर भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, कोई भी तरह के खेल, कोई भी तरह की रामत, सखियों के जुट बना बनाकर अपने पिया के साथ नभ की ओर देखते हुए विश्राम कर सकते हैं। तो आप अपने मन में सोचिए कि हमें यहाँ वृक्षों के ऊपर, इन नहरों की चांदनियों के ऊपर, इन कुंडों की चांदनियों के ऊपर कौन कौन सी लीलाएं हमें अपने पिया जी के साथ करनी है। तो ये जो चांदनी मिली है ना, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो पहला वाला कुंड आया था ना, उसकी चांदनी पर भी इन्होंने ऐसे छज्जे बढ़ाकर ये जो हमारे दहलान का चबूतरा उठा था ना, उससे मिलान कर लिया है। तो महाराज जी ने बहुत प्यार से लिखा हुआ है कि ये चांदनियां तो मिल ही गई हैं, अब हम यहाँ से भागकर दहलान पर भी जा सकते हैं, दहलान पर घूम सकते हैं, पानी, उसके बाद पानी में उतर सकते हैं, टापू महल में जा सकते हैं, हर लीला का विहार कर सकते हैं, रमण कर सकते हैं। उसके बाद फिर से वापस आकर इन्हीं चांदनियों पर मानिक पहाड़ के उतरते हुए जल की शोभा का बहुत बहुत आनंद ले सकते हैं। तो हमारे मन में एक प्रश्न आएगा कि यहाँ पर यदि ये चांदनियां मिल जाएंगी तो ये सीढ़ियां तो यहाँ बंद हो जाएंगी। यदि ये पूरी चांदनी यहाँ पर मिल जाए, ढक दे, तो ये सीढ़ियों में कैसे उतरेंगे? तो महाराज जी ने बहुत प्यारा वृत्त में लिखा है कि ये चांदनियों के तीन, ये सीढ़ियों के तीन तरफ यहाँ कठेड़ा लग गया है, और यहाँ पर जो वृक्ष आएंगे ना, उनकी छत थोड़ी थोड़ी सी कट गई है, ताकि इन सीढ़ियों के नीचे जाने के लिए भी हमारे पास जगह हो। तो आप ऊपर चांदनी पर भागते भागते यदि राज्य से छुपने की लीला करना चाहते हैं, सखियों के साथ छुपन छुपाई खेलना चाहते हैं, तो चुपचाप इन सीढ़ियों से नीचे उतर जाइए और विशाल बगीचों में छुप जाइए, और अपने आप कोई ना कोई सखी आएगी या फिर पिया जी आएंगे और पीछे से आकर ढूंढ ही लेंगे। तो हाँ जी, अब हम देखते हैं गोल गुर्जों और चौखूटे गुर्जों की शोभा। आखिर ये गोल गुर्ज तो हमें पता है, ये चौखूटे गुर्ज आखिर होते क्या हैं? तो उसके लिए हमें पहले प्रथम भोम में जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये प्रथम भोम का वही भोम भर ऊंचा चबूतरा है, सबसे पहला, जो मिडल में 16 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई लिए हुए बना हुआ है। तो उसमें क्या थी? मंदिरी दीवार। मंदिरी दीवार में सबसे पहले मुख्य दरवाजे चारों दिशाओं में आए थे। तो ये पहले वाला हम इसको समझते हैं। ये जो मुख्य दरवाजा, बड़ा दरवाजा था ना, ये 400 कोस का एक हांस है, एक एक हांस में। तो ये 400 कोस के हांस की कैसी शोभा थी? दाईं तरफ भी चबूतरा, बाईं तरफ चबूतरा, बीच में एक बड़ा दरवाजा जो कि 100 कोस का दरवाजा, 100 कोस का ये चबूतरा दाएं वाला, 100 कोस का बाएं का चबूतरा, और ये 100 कोस का गुर्ज, 100 कोस का इधर, पर इन्होंने 50-50 की जगह ही ली थी, क्योंकि संधि में आया है ना गुर्ज, तो 50 की जगह इस हाथ से लेंगे, 50 की जगह वो अगले वाले हाथ से लेंगे। तो 50, 100, 100, 100 और 50 मिलके 400 कोस की जगह इस हांस ने ली थी। तो इन पे जो चबूतरे बने थे ना, वो दूसरी भौम में जाकर हम उनको चबूतरे नहीं कहते, हम उनको झरोखों का नाम देते हैं। जैसे आपने रंग महल में भी देखा होगा कि जब 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के जाते हैं ना, तो पहली भौम में तो हम उनको चबूतरे कहते हैं, पर दूसरी भौम में उनको झरोखों का नाम दिया गया है। तो ऐसे यहाँ पर भौम दर भौम 12,000 आपको वो झरोखे मिलेंगे, और वो जब ऊपर जाते हुए दरवाजों और झरोकों के साथ इतने सुंदर कि उनको एक चौखूटे गुर्जों, चौरस गुर्ज जैसे प्रतीत होते हैं, तो उनको चौखूटे गुर्जों का नाम दिया गया है। तो ये चौखूटे जो गुर्ज हैं, उन वो जो चांदनी पर जाते हैं ना, तो ये आपको दिखाई दे रही है ना,
क्योंकि वो बड़ा दरवाजा है तो यहाँ पर बैठक भी बहुत बड़ी आई है, बहुत ही, हाँ जी, बहुत ही प्यारी बैठक। चौखुट जो हमारे बड़े दरवाजे आए हैं उनके स्थान पर बड़ी बैठक आएगी। और ये देखिए, ये जो छोटे दरवाजे आए थे ना, हास तो ये भी 400 कोस का ही था, पर उसमें दरवाजा जो था वो 33 कोस का, आसपास 33 कोस के चबूतरे आए थे। फिर उसके बाद 100 कोस की दीवार दाएं बाएं आई थी। और गुर्ज तो हमेशा हमें संधि पे मिलता है, तो 50 कोस की जगह वो इस हाथ से लेता है, 50 कोस की जगह इस हाथ से लेता है, तो टोटल मिलकर 400 कोस हो गए थे। पर यहाँ पर ये चबूतरे और दरवाजे छोटे आए थे, तो यहाँ ऊपर देखिए ये जो छोटे वाले स्क्वायर ये हमें दिख रहे हैं ना, रेक्टेंगल, तो ये छोटी वाली बैठकें। और ये जो हास हास की संधि पर गोल गुर्ज आए थे, वो गोल गुर्ज, ये गोल का निशान है ना ऊपर, तो यहाँ पर ये गोल गुर्जों की चांदनी, गोल गुर्जों की चांदनी पर बैठक नहीं आई है। यहाँ पर एक और विशेष शोभा आई है, क्योंकि हास की संधि आप इसमें याद रखिएगा, हास की संधि मतलब गोल गुर्ज या फिर कुंड। तो ये जो कुंड यहाँ से हास की संधि संधि से चले थे, 12,000 कुंडों की 12,000 हारे यहाँ पर आकर फिर से आपको कुंड मिलेगा, और वो सारा पानी आकर इन कुंडों में समा जाएगा। तो हम जल की लीला को अभी यदि समय हुआ तो हम एक बार समझेंगे। हाँ जी, और ये देखिए, ये थे बड़े दरवाजे, तो बड़े दरवाजों के चौखूटे गुर्ज और उन पर ये बड़ी बैठक शोभायमान हो रही है। और बड़ी बैठक में सिंहासन, बहुत नरम नरम गिलम कुर्सियां, और उनके ऊपर गुम्मट, ध्वज, पताका, कलश, सब वहां पर अति शोभायमान, जिसका शब्दों में वर्णन संभव नहीं है। और ये देखिए, ये छोटे वाले आए थे छोटे दरवाजे, तो इन पर ये छोटी बैठकों की, इधर भी आपको दिख रही होगी, ये छोटे गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, सब यहाँ पर, और गिलम, सिंहासन, कुर्सियां, यहाँ पर बैठकर, इन बैठकों में बैठकर जब आप मानिक पहाड़ से गिरते हुए उस जल का भोम दर भोम गिरता हुआ वो जल, ऐसे लगता है जैसे मेरा दिल उसके साथ ही एक एक स्टेप करके नीचे जाता हुआ मेरे धनी के साथ ही चला जा रहा है। तो आज इस माया से भी यदि हम एक एक स्टेप करके दूर होते जाएं और उस धनी के पास होते जाएं, तो क्या ही बात हो। धनी रंग लागा सोई लागा, जिस पर धनी जी का रंग लग जाता है, तो मानिक पहाड़ का रंग तो वैसे इश्क का रंग है, जिस पर ये रंग लग जाता है उस पर कोई और रंग आने की फिर गुंजाइश ही नहीं रहती है। तो एक बार हम पानी जल की शोभा को देखेंगे और उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। हाँ जी, तो ये देखिए, ये टापू महल था ना सुंदर साथ जी, टापू महल की चांदनी पर वो स्तून खुला था। फिर उसके बाद वो भोम दर भोम सब महलों को, सब बगीचों को पानी देता हुआ वो इस चबूतरे की पिठौर में यहाँ पर जाली द्वार आए थे। तो हर तरफ से जाली द्वारों के द्वारा वो जल इन ताल में आ गया। अब इस ताल ताल में से जल को इन नहरों और कुंडों में आना है। तो ये जो हमारी दहलान का भूम भर ऊंचा चबूतरा था, उसकी पिठौर में भी यहाँ जाली द्वार लगे हुए हैं। तो वैसे ही हर हांस की संधि में एक एक जाली द्वार, मतलब 12,000 जाली द्वार। तो उन जाली द्वार के द्वारा यहाँ पर जल चादरों के रूप में ये पहले वाले कुंडों में गिरता है। उसके बाद वो पूरी नहर कुंड में होता हुआ वो फिर गुर्जों के कुंडों में, ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे गुर्जों के कुंड दिखाई दे रहे हैं, जो नीचे गोल गुर्ज आए थे ना, उनके ये कुंड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनमें वो जल आकर समा जाता है। और उसके बाद फिर भोम दर भोम नीचे उतरता है। और एक और बहुत प्यारी शोभा, बहुत प्यारी लीला जल की यहाँ पर है, कि यहाँ से जाली द्वारों के द्वारा जब ये जल चादरों के रूप में यहाँ गिरता है, तो उसके बाद वो जल एक नहर
आगे चलता है, यानी 300 कोस आगे चलता है। फिर वो नीचे वाली भूम यानी 11,999 वाली भूम में चला जाता है, क्योंकि वो जो थंब उठे हैं ना कुंडों के ऊपर, वो फील पाए भी हैं, तो उनके द्वारा ऊपर नीचे जल जा भी सकता है। तो 11,999 की भूम पर गया, फिर वो एक नहर आगे चलता है, यानी 300 कोस आगे चलता है। अंडरग्राउंड हर भूम पर नहरें बनी हुई हैं, तो वो फिर से एक भूम नीचे उतरता है, यानी 11,998 वाली भूम पे। फिर 300 कोस आगे चलता है, एक भूम नीचे, फिर 300 कोस आगे एक भूम नीचे, ऐसे ही भूम दर भूम नीचे उतरता उतरता वो जल यहाँ पर, ये जो पहले कुंड हमें मिले थे ना, जो हमने कहा था कि यदि हम गुर्जों से प्रवेश करेंगे तो हमें क्या दिखाई देंगे, सर्वप्रथम कुंड दिखाई देंगे। तो वो जल उन कुंडों में प्रवेश करता है और उसके बाद जाली द्वारों के द्वारा ही इस चबूतरे से बाहर जाकर फिर जो और नहरें और कुंड आपको मिलेंगे, जो कि मीनू दीदी, किरण दीदी आपको समझाएंगे अगली बार, या फिर इस बार यदि समय बचा हो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि पहली बार दूसरी बार यदि हम करते हैं तो समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, शायद कम पड़ा हो या ज्यादा हो गया हो, तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। और यदि मैं किसी एक शोभा एक यहाँ बहुत ही प्यारी थी कि नहरों नहरों की जो पाल है ना, ये, हाँ जी, ये जो नहर की थी ना हमने, इसकी यहाँ पर क्योंकि हम अंदर की तरफ सर्कल में जाते जाए ना, तो अंदर जगह थोड़ी कम होती है, सर्कल के बाहर थोड़ी चौड़ी होती है। तो ये नहर जो है यहाँ पर तो 33 कोस की चौड़ी है, पर जैसे जैसे चांदनी पर हम बाहर की तरफ आते हैं वो 100 कोस की चौड़ी हो जाती है। तो जब 33 कोस की चौड़ी होती है ना, तो नहर है तो मतलब साइडों में पाल तो होगी होगी, तो 11 कोस की पाल, फिर 11 कोस की नहर, फिर 11 कोस की पाल। तो ऐसे होती है, जब ये 100 कोस की हो जाती है तो 33 कोस की पाल और बीच में 33 कोस की नहर हो जाती है। और नहरों पर एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही विशेष शोभा, इतने बागीचे दिए राजी महाराज ने, इतने फल दिए, इतने फूल दिए, फिर भी कहते हैं मेरी रूहों का शायद और देखने का मन हो, तो उन्होंने नहरों पर भी फुलवारी दे दी कि यदि ये जल में बैठी हैं, फिर से इनका मन कर गया कि पाल पर भी मुझे एक सुंदर सा गुलाब मिल जाता, तो वहां भी राज्जी ने फुलवारियां दे दी। तो इतना बेशुमार हमारे पास वहां पर है कि उसको शुमार में राज्जी ने लाने का प्रयत्न यहाँ पर किया है, तो इन शब्दों में उनका वर्णन कभी नहीं किया जा सकता। उस शब्दातीत को शब्दों में लाना बहुत कठिन है। ये तो केवल एक मानिक पहाड़ की चांदनी है सुंदर साथ जी। आप सोचिए कि मेरे पिया के हृदय का ये व्यक्त स्वरूप है, तो मेरे धनी का हृदय कितना गहरा होगा। ये मानिक पहाड़ की ऊंचाई, इसके ताल की गहराई देखिए, इसके स्तून की एक गहराई देखिए, तो मेरे धनी के हृदय में कितनी गहराइयां छुपी होंगी। यदि हम एक एक पक्ष में जाकर एक छोटा छोटा, उसकी छोटी सी शोभा भी यदि अपने दिल में हम बसा पाए, तो जरूर जरूर राज्जी हमें उन गहराइयों में, अपने हृदय की गहराइयों में जरूर ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और धनी से केवल एक ही प्रार्थना है कि राज्जी महाराज जो जो सुंदर साथ इसके लिए प्रयत्न करे, उनको आपके दर्शन अवश्य हों और हमेशा होते रहें। और मानिक पहाड़ के लिए सिर्फ 2 शब्द मैं जरूर कहना चाहूंगी। हालांकि मानिक पहाड़ की शोभा को शब्दों में लाया नहीं जा सकता। देखो कितनी प्यारी शोभा मानिक पहाड़ की है बनी, इश्क के रंग रस में भीगी, सजी जैसे हो दुल्हनी। मानिक पहाड़ की चांदनी पर सुरता ले जाएं अपनी, जहां हर बगीचे से आ रही सुगंधी भीनी भीनी। हर नहर चल रही चाल लटकनी मटकनी, दहलान पर सैर करा रहे हमारे प्रियतम धनी। ताल में आनंदमयी लीला दर्शावे मेहर बातुनी, टापू महल के झरोखों से देखो कैसी शोभा है बनी।
टापू महल की चांदनी पर बैठक लगती अति सोहनी, महाबिलंद हिंडोलों की सवारी बड़ी ही मनमोहिनी। जाने कैसे मानिक पहाड़ इश्क के रंग में रंग गया, पहले से ही लाल था या अभी अभी धनी की बेसर की झलकार से लाल हुआ। माणिक के एक नंग में बेमिसाल सौंदर्य समा गया, इश्क का ये सुर्ख रंग हर रूह दिल में जगह बना गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सोनू, कोई अभी त्रुटि तो हुई हो तो कृपया कोई माफ कीजिएगा, कोई शोभा रह गई हो तो आप जरूर कवर कर दीजिएगा। अभी ये पिक्चर मत हटाना, कोई त्रुटि नहीं हुई है सोनू। तो तुम जब बोल रही थी तो 2-3 लाइनें ये मैंने भी लिखी हैं साथ-साथ। राजी की मेहर से, मैंने से मतलब मेरे पिया ने कलम चला दी है, तो उसको भी सोनू के इन शब्दों के साथ और रंग लेते हैं। मानिक पहाड़ की शोभा का। मेरे पिया की पाग में लगे मानिक रंग से सजा मानिक पहाड़, मानिक नग से चमक रहे मेरे पिया, पिया के साथ और रूहें भी लाल हो रही, सोनू सखी के संग मेरे पिया। हर रूह आज तो चांदनी पर, टापू महल के झरोखों पर खड़ी, एक एक रूह रंग में रंगी, झरोखों में मंद मंद ठंडी हवा से गाल पर आए नरम केशों को सवार रही। फिर चांदनी पर खुले जल में झीलना तो क्या रंग है मेरे पिया का, जल से उछलते जल से उतरते हुए ताल में हम मिलकर एक एक पर जल उछालते हैं। फिर सुंदर दहलानों में दौड़कर पिया के साथ दौड़ना तो मानो क्या लीला है उस नूर भरी। दहलानों के तले से जल का नहरों में आकर पिया ने अपने इश्क को अनंत नहरों में बिखेर दिया, और कुंडों से जल उतरता हिंडोलों में पिया के साथ हाथ में हाथ धो स्पर्श का सुख हर रूह का। फिर बगीचों में सुंदर फल फूलों की सुगंधी से पिया ने हमारे दिल का फूल खिला दिया, और चांदनी पर हम तो हर रूह का इश्क में उमड़ उमड़ कर एक दूजे को पकड़ना। फिर जब पिया के इश्क इन गुर्जों के कुंड में आकर लहराता है, और लहराकर हम पिया के साथ उस पाल पर नैनों में नैन मिलाकर पिया का दीदार जो करती रूहें, बस वही पल इस चांदनी पर हम ठहर जाएं, पिया के दीदार में बस एक हो जाएं। उस मानिक पहाड़ की चांदनी पर हम एक हो जाएं, सब एक हो जाएं, एक दिली से बस एक हो जाएं। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। किरण दीदी आप भी तो प्रणाम जी। हाँ जी, जयकारा बुलवा दो फिर ना। हाँ जी दीदी, जयकारा बुलाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। अर्जी ले लो मीनू जी आप। हाँ जी, वर्षा दीदी नहीं है। ओके, सरोज दीदी आओ आप। एक मिनट में सरोज दीदी को दे दूं।
वर्षा दीदी, मैंने आपको होस्ट दे दिया, आप सरोज दीदी को अनम्यूट करोगे? मैं कर देती हूँ, रुको। वो नहीं कर पा रही हैं वर्षा दीदी। ओके, आई नहीं है। हाँ जी दीदी, लाइव बंद कर दो, वो नहीं है। ओके, वो बोल के गई है, फोन आया था उनका। मैंने उनको होस्ट दे दिया एक्चुअली। नहीं, होस्ट मेरे को दे दो, होस्ट मेरे को दे दो। मैंने दे दिया उनको, तो मुझे ओहो, पता नहीं था वो चली वो गई हैं। मैंने मैसेज डाला था आपको। नहीं, मैं फोन तो देख नहीं रही ना अभी। हाँ, फिर अब क्या होगा? तो अब फोन कर, वो तो है होस्ट ही मैंने नहीं। होस्ट दे दिया मैंने उनको। दीदी वो तो है नहीं ना, चली गई ना। ओह, मुझे मालूम नहीं था ना। हाँ होस्ट जी, दे दिया मैंने। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं। लाइव भी तो बंद नहीं ना होगा। एक मिनट, फोन करके फोन पूछ। करो एक हाँ, बार कर लो। वर्षा दीदी को। तब तक अर्जी बोलते हैं वर्षा दीदी सरोज दीदी का। सरोज दीदी, आपका कर नहीं पा रही ना मैं अनम्यूट। मैं करती हूँ दीदी। हाँ सुनो, आप करना इनको अनम्यूट सरोज दीदी को। हाँ हाँ जी, जी, हो गया। हाँ हो जी, गया। आवाज आ रही दीदी? हाँ जी, आप अर्जी बोलो। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मेटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब वेद वाला जी, काम रत दिन रैन, जात रोए रोए जी। जन्म आदि जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सोन के, अब ढील करो तुम जिन जी। खिन खिन खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। तेती अरज में तो करूं जो, आड़ी भई अंतराय जी। तो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सुकंठ लगाए के पिया कीजे हाँ
व्यास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया जी राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं धनी सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में क्या है कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर वारी अंगना बल बल जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में क्या है कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर वारी अंगना बल बल जात जी। पिया जी तुम हो ऐसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय सद्गुरु। महाराज सोनू सोनू प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। सोनू ये सरोज दीदी को अनम्यूट करना, उनको को होस्ट दे दो। उनको दे नहीं सकते ना हमको होस्ट। हाँ वो एक होस्ट ही मिनट दे सरोज दीदी को सकता है। हाँ, सरोज दीदी को सोनू सोनू मधु दीदी को आवाज लगाओ। मधु दीदी लाइव बंद कर देंगी ना, उनके पास होस्ट वो वर्षा दीदी तो है नहीं, वो कर सकती है ना मधु दीदी। मधु दीदी को होस्ट दे दो आप। नहीं, मधु दीदी के होस्ट पास तो तो दे ही नहीं सकते ना। दे ही नहीं ना सकते, कोर्स नहीं दे सकते ना। चलो मधु दीदी को आवाज ही लगाओ। मधु आवाज ही दीदी लगाओ, मधु दीदी को आवाज लगा दो। हाँ जी मधु दीदी। वर्षा दीदी को ना अचानक किसी काम से जाना पड़ गया, फोन आया था वो मैं तो एक्चुअली फोन तो देख नहीं रही थी ना सरोज हाँ दीदी। वही ना। मैंने दीदी डायरेक्ट इसमें भी डाला था, मैंने चैट बॉक्स में भी डाला था मैसेज में, आपने वो ध्यान तो नहीं ध्यान दिया। ही नहीं जाता ना। ध्यान ही नहीं जाता। हाँ जी, सोनिया को मैंने मैसेज डाला, फिर मैंने कहा जरा मधु दीदी को आवाज लगाओ। लाइव बंद करना है और तो कर ये देते लगाना कर था। सब सुंदर साथ राजी की बात करो, राजी कहते हैं बंद ही और नहीं क्या करनी। करते, राजी कहते बंद ही नहीं करनी। कोई भजन सुना दो तब तक मधु दीदी को। किसी के पास नंबर हो ना, फोन कर दे मधु दीदी। मधु मेरे पास नंबर है। वो नंबर है आप तो फिर सही कॉल करो ना। वैसे। है तो नित्यानंद हाँ ग्रुप शिकागो के नाम है। से है तो हाँ सही। है वो, लेकिन उनको ना दूसरे पे जाके बंद करना पड़ता है। आप दीदी फोन करो। एक बार ऐसे मेरे साथ पहले भी हो गया था। सुनिए तब तक। कर रही हूँ मैं कॉल, उठा लेंगे तो ठीक है। हाँ लेंगे। हाँ जी मैंने उनको अनम्यूट का भी भेजा है वैसे। मैंने भी बंद मैसेज डाला है कि आप लाइव बंद कर दो। प्रणाम जी मधु दीदी, ये लाइव बंद करना, एक्चुअली होस्ट मैंने उनको दे दिया था वर्षा दीदी को, वो चली गई हैं। होस्ट दे दे मेरे को, वो ना वे सीरियल लगाना है। हाँ लाइव बंद करके और उनको फिर 1 मिनट आप मीटिंग में आओ। हाँ नाम जी। सरोज दीदी से कहो ना, तब तक एक आधा भजन सुना देंगे तब तक। नरेश जी को कह दो सरोज दीदी ने सुना दिया।
नरेश जी दिख रहे हैं, हाँ उनको जी, नरेश unmute भैया कर को दो। अनम्यूट किया। नरेश जी को बोल दो। हाँ जी, हाँ, 2-3 लाइनें सुना दो आप, कोई बात नहीं। हाँ जी, मधु दीदी होस्ट बन गए। बस हाँ अब हो गया, कोई बस दिक्कत ठीक नहीं। है, आप कोई दिक्कत हाँ जी, नहीं, हाँ बंद कर देंगे। जी मीनू दीदी आप बंद कर सकते हो, आप होस्ट बन गए हो। अच्छा, अब हमें हाँ, अब लाइव बंद कर दो और मेरे को दे दो रुको। होस्ट। हाँ जी, हाँ बंद जी, करके ना, बिल्कुल। हाँ बंद हाँ कर दो जी, लाइव। हाँ जी, कर बस दिया हो बंद। गया, हो गया, और होस्ट मेरे को दे दो। दे रही हूँ बस। एक मिनट नरेश जी, रुक जी जाओ आप। हाँ, कोई बात